हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा बहुलक चैप्टर के अंदर पॉलीएस्टर। 3 तरीके से अपने पॉलीएस्टर बनाने के समीकरण वगैरह पढ़े हैं, जैसे वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाई अल्कोहल से, डाई अल्कोहल और डाई एस्टर से, और हाइड्रोक्सी अम्ल के स्वसंघनन से। तो वहाँ अपन ने देखा कि जो एलिफेटिक पॉलीएस्टर होते हैं उनका गलनांक जो है वो काफ़ी कम होता है, नॉर्मली 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से वस्त्र उद्योग के अंदर इन पॉलीएस्टर का यूज नहीं किया जाता है। इनके स्थान पर अपन कौन से पॉलीएस्टर यूज करते हैं? एरोमेटिक पॉलीएस्टर यूज करते हैं। कुछ पॉलीएस्टरों के बारे में आज अपन यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉलीएस्टर जो है, और प्रमुख अन्य बहुलकों के बारे में। तो जैसे अपन पहला यहाँ पढ़ लेते हैं टेरिलिन। तो वही चीजें होंगी अपने पास, बहुलक अपने को बनाना आता है। मैन अपना काम जो होगा वो क्या होगा? एकलक इकाइयां, कि कौन सी एकलक इकाई से ये बना है, और एक अपना इसका उपयोग। तो टेरिलिन या डेक्रोन जो है ये किससे बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो अपन एक तो लिख देंगे एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। दूसरा इसकी जो एकलक इकाई है वो टेरथेलिक अम्ल, या उसका कोई व्युत्पन्न भी ले सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहां टेरथेलिक अम्ल लेना चाहूं तो ये रख लूंगा, ठीक है। और यदि कोई इसका व्युत्पन्न लेना चाहूंगा तो यहां H की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, या मैं यहां चलो R ही डाल देता हूं, ठीक है। और यहां पर डिक्लेयर कर देंगे कि R के बराबर अपने पास यहां H भी हो सकता है, और R की जगह अपने पास C2H5 एथिल भी हो सकता है, डाई एथिल टेरथलेट या टेरथेलिक अम्ल है ही। और दूसरी अपने पास कौन सी थी? एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसका बहुलीकरण अपन आसानी से कर सकते हैं, जानते हैं कि OH है तो क्या हटेगा? H हट जाएगी। एस्टर या कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो OH, एस्टर है तो OR, ये हट जाएगा। जब अपन यहां से H को हटाते हैं तो अपने पास बनता है CH2CH2O। दोनों जगह से H हटा दी, फर्स्ट लास्ट पे आप रख भी सकते हो, बार बार बोलता हूं ये चीजें। यहां से OR हटाओगे तो क्या बचा? C बचा। बाहर क्या हो गया अपने पास? ROH हो गया। ये बन गया आपका टेरिलिन। तो इस प्रकार आप इस बहुलक का निर्माण कर सकते हो। तो देखिए, आप निर्माण के दौरान क्या लिख दोगे? संघनन हुआ है, कौन सा बहुलक बना है? एस्टर बॉन्ड है तो पॉलीएस्टर बना है। कौन कौन सी इकाइयों से बना है? बस वही चीज लिखनी है आपको, यानी कि यह बहुलक एथिलीन ग्लाइकोल और टेरथेलिक अम्ल या इसके व्युत्पन्नों के संघनन द्वारा प्राप्त होता है। और उसके बाद आप इसका समीकरण डाल दोगे। समीकरण डालने के बाद इसके अंदर आपको क्या कर देना है? तो पहला पॉइंट हो गया अपना कि बनाया किससे, दूसरा हो गया समीकरण का, और तीसरा अपने को क्या कर देना है? इसके उपयोग बता देने। तो ये पॉलीएस्टर
रेशा बहुलक है, और रेशा बहुलक होने के साथ ये रेशे भी थोड़े मजबूत भी होते हैं। मजबूत रेशे होने के कारण आप इनका यूज कहां कर सकते हो? वस्त्र उद्योग में कर सकते हो, मतलब कपड़े वगैरह बनाने के अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो बेल्ट है, रस्सियां हैं, या नाव वगैरह की पाल, ये सब आप इनसे बना सकते हो। तो वस्त्र उद्योग यानी वस्त्रों के निर्माण में बेल्ट, नाव की पाल, रस्सी भी बना सकते हो, रस्सी आदि के निर्माण में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको आप आराम से कर सकते हो, तो मैं इसे बता देता हूं। कैरलिन के बाद आप यहां दूसरा बहुलक के रूप में अपन पढ़ सकते हैं, जैसे नायलॉन 6 है। तो नायलॉन 6 जो है, इसकी जो एकलक इकाई है वो कैप्रोलैक्टम। कौन है? कैप्रोलैक्टम। CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 और 6, नायलॉन 6 का मतलब यहां नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करते हैं अपन यहां, तो आपको 6 कार्बन यहां डाल लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका बहुलक यहां से आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जैसे इस बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे तो यहां देखिए अपने पास क्या हो गया, NH, ये वाला लिखा मैंने। इसके आगे CH2 के अपने पास कितने हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और इसके बाद है C डबल बॉन्ड O। कैप्रोलैक्टम, और ये बन जाएगा नायलॉन 6। इसको पॉली कैप्रोलैक्टम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही हुआ। सबसे पहले कौन सी एकलक इकाई से बना है, फिर आप इसका समीकरण डाल दोगे। समीकरण डालने के बाद अब आप इसका तीसरी चीज क्या बताने वाले हो, इसके उपयोग। तो बेटा नायलॉन 6 जो है ये सामान्यतः काफी मजबूत तनन सामर्थ्य वाला रेशा बहुलक है, और ये मोस्टली सफेद रंग का होता है, यानी सामान्यतः सफेद रंग का है, और काफी मजबूत और अधिक तनन सामर्थ्य वाला रेशा बहुलक। और कौन सा रेशा बन रहा है ये देखो बेटा, इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा? एमाइड बॉन्ड आएगा। इसके आगे वापस ये इकाई रिपीट होगी, N आएगा, इसका मतलब यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? एमाइड, यानी ये कि पॉली एमाइड बहुलक है। इस बहुलक का उपयोग जो है वो आप कहां कहां कर सकते हो? एक तो जैसे वाहनों के जो गियर बॉक्स होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है। इसके अलावा टूथब्रश है, गिटार, सितार, मतलब जो भी वाद्य यंत्र है जिनमें वो तार लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, उन सब के तार बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मजबूत रस्सियां वगैरह बनाने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो हो गया क्लियर ये। इसके बाद अपन यहां पढ़ सकते हैं नायलॉन 6, ठीक है, यानी कि ये आप पहले भी काफी बार इसके समीकरण यूज कर चुके हो, तो इजीली आप बना सकते हो इसका समीकरण। ये किस किस से मिलके बनेगा? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल के संघनन बहुलीकरण द्वारा
इसका निर्माण होता है। तो अपन लिख देंगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन नाइलॉन 6 यानी 6 कार्बन, ठीक है। दूसरी बार भी 6 यानी दोबारा भी 6 कार्बन ही होंगे, वो एडीपी कमल के। तो HOC डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O OH। बहुलीकरण इजीली कर लोगे। एमीन है तो क्या हटा दोगे, H हटा दोगे, अम्ल है तो क्या हटा दोगे, OH हटा दोगे। तो इसका बहुलक क्या बनेगा अपने पास, NHCH2 होल 6 NH, ये बॉन्ड फ्री हुआ। यहां किसका बॉन्ड फ्री हुआ, C का, होल 4 C डबल बॉन्ड O H2। तो अपन बोल देंगे कि नाइलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल के बहुलीकरण द्वारा या संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। और यह एक कौन सा हो गया, एमाइड हो गया, पॉली एमाइड रेशा बहुलक है। ये रेशा भी काफी मजबूत होता है और घर्षण के प्रति प्रतिरोधी होता है। इस वजह से इसका उपयोग जो है वो जो वाहनों के टायर होते हैं, उन टायरों की जो बीच में जो धागे हुए होते हैं वो इसके बने हुए होते हैं। पैरासूट है वो इसका बना हुआ या उसके अंदर इसका यूज होता है। मजबूत रस्सियां बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये आप इसके उपयोग में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इजीली आप इनका समीकरण बना सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताया कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो क्या है, इन कौन से बहुलक में कौन कौन सी एकलक इकाइयां, वो अगर आप जानते हो तो आप समीकरण बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हो। और फिर ये उपयोग है तो पर्टिकुलर जो स्पेशल उपयोग है वो आपको अच्छे से याद रख लेने होते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखिए बच्चों, नाइलॉन 6 के बाद अपन पढ़ेंगे यहां बेकेलाइट। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। अभी तक अपन ने जितने बहुलक पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है ना। तो अभी अपन इसको थोड़ा विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। बेकेलाइट जो है ये एक्चुअल में है क्या, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। मतलब दोनों इकाइयों के संघनन बहुलीकरण द्वारा ये बनता है। तो यहां एक इकाई तो अपने पास कौन सी हो गई, फिनॉल की हो गई, और दूसरी टाइप की एकलक इकाई हो गई अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड की। तो यहां देखिए इन दोनों का बहुलीकरण दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो यदि मैं तनु अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात जो है वो फिनॉल के कंपेयर में कम रखता हूं, मतलब 1 से कम अनुपात में अगर इसका यूज करता हूं तो फिनॉल के साथ ये अटैच्ड हो जाएगा और ये CH2OH ऑर्थो स्थान पर भी ऐड होगा और CH2OH पैरा स्थान पर भी ऐड होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाएगा। तो ये बच्चों इनमें से आप कोई भी एक इकाई ले सकते हो। जैसे मैं यहां ऑर्थो वाली इकाई ले लेता हूं, ये दोबारा ये इसी क्रिया का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये दोबारा आपस में संघनित होगी और एक रेखीय बहुलक का निर्माण करेगी। यहां से देखिए OH हट जाएगा, दूसरी सेम इकाई रिपीट करेंगे अपन, उसके यहां से H रिपीट हो जाएगा।
यहां से H के जाने से इस प्रकार से इकाइयां आपस में जुड़ती जाएंगी। ठीक है ना, यहां भी फ्री छोड़ देता हूं और उस साइड भी फ्री छोड़ देता हूं। तो इस प्रकार से आपको एक ताप सुगठे रेखीय बहुलक मिलेगा और इसे अपन कहते हैं नोवोलेक। तो देखिए बच्चों, नोवोलेक बनाने के लिए मैंने एक्चुअल में किया क्या है कि सबसे पहले मैंने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवा दी है। यहां मैंने अनुपात कैसा रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड का अनुपात है वो 1 से कम रखा है फिनॉल के कंपेयर में। और उसके बाद इस क्रिया से मेरे को क्या मिला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मिला है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मिला है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक का यूज कर रहा हूं। तो यहां मैंने किसका यूज किया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का यूज किया है, हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी इकाइयां आपस में जुड़ती गई। अब इन इकाइयों को मैंने जोड़ा कैसे, वो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे H, सभी कार्बन पे एक एक H है और इस साइड क्या लगा हुआ है, एक OH, CH2OH लगा हुआ है। इसी प्रकार दूसरी इकाई मेरे पास है, सभी कार्बनों पर इन पर एक एक H है, तो मैं सिर्फ इसी H का यूज करूंगा, इसलिए इसी को मैंने बाहर निकाला है। ऐसी इकाइयां आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, यहां का OH और यहां का H जल अणु के रूप में बाहर निकाल रहा हूं। क्लियर। तो जैसे मैंने यहां से जल अणु बाहर निकाला, इन दोनों के बीच एक रेखीय बॉन्ड आ गया। ऐसे ही और आगे इकाइयां जुड़ती जाएंगी। तो इस प्रकार जोड़कर मैंने ये रेखीय बहुलक नोवोलेक बनाया है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये नोवोलेक जो है ये दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करेगा और अपने को इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालना होगा। और नोवोलेक और फॉर्मेल्डिहाइड की जब दोबारा क्रिया करवाएंगे तो वहां इनके बीच कुछ तिर्यक बॉन्ड बन जाएंगे और अपने को एक ताप दर्द या जालक्रम बहुलक बेकेलाइट प्राप्त होगा। तो देखिए नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूं इसको। या तो मैं थाल पूरा हटा देता हूं, ठीक है ना। वो इकाई आप थोड़ा ध्यान रख लेना। तो मैं यहां वो इकाई लिख देता हूं एक बार। CH2 या मैं एन डाल देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी इकाइयां मेरे पास बहुत सारी हैं। तो उन इकाइयों की क्रिया, अभी यहां मैंने ऑर्थो हाइड्रोजन निकाली है ना, अब की बार यहां से पैरा वाली हाइड्रोजन निकालूंगा। ठीक है ना, तो इनकी क्रिया मैं किससे करवा रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो देखिए वहां पर ने कहा था कि जब फिनोल की क्रिया स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जब फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तो उस समय जो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप है ये कहां जुड़ जाता है, फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ता है। तो यहां देखिए बच्चों, ऑर्थो वाले स्थान तो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं, यहां तो कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहां तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं बचा। तो अब ये ग्रुप कहां जुड़ेगा, पैरा स्थान पर जुड़ेगा। ठीक है, तो पैरा स्थान पर जो जुड़ने का प्रोसेस मैं यहां लिख देता हूं नीचे। ये अपने बहुलक के अंदर अपन इसको दिखाएंगे नहीं, सिर्फ यहां मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। चलो मैं यहां 2 ही रख लेता हूं, ठीक है ना, अपन आगे भी रख सकते हैं। तो अब इसकी क्रिया जैसे ही इससे करवाएंगे तो इसे कहां जुड़ना था, या तो ऑर्थो पर या पैरा पे। तो ऑर्थो पर तो अब जुड़ नहीं सकता, तो ये ग्रुप कहां ऐड होगा, पैरा पे ऐड होगा, CH2OH, CH2OH।
इस प्रकार इसमें ऐड होगा। अब इसकी इकाइयां ऐसी अपने पास बहुत सारी हैं, तो जो दूसरी इकाई है एक इकाई के अंदर या एक लेयर के अंदर, तो ये इस प्रकार से ऐड हो गया। अब जो दूसरी लेयर है उसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूं यहां, ठीक है। ये इकाई है, उल्टा करके लिखा है मैंने। तो यहां की जो पैरा हाइड्रोजन है ये इसमें जलाणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार इनके बीच क्रॉस बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे। लिखने का तरीका अपने पास होगा कि एक इकाई को तो आप सीधा लिख लो जैसी है, ठीक है। सीधा लिखने के बाद दूसरी इकाई को अपन क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे इसके नीचे। और अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि इस इकाई में क्या जुड़ा था, CH2OH ग्रुप जुड़ा था यहां, और इसकी यानी यहां जुड़ कौन रहा है, CH2OH, और इसकी H ये बाहर निकल रहे हैं, तो यहां अपने पास एक तिर्यक बॉन्ड और बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक जालक्रम या तिर्यक बॉन्ड वाली संरचना अपने को प्राप्त होगी, और इसी संरचना को अपन क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस बेकेलाइट को बना सकते हो। इसका यूज, जैसे ये सनमाइका बनी हुई है, ये बेकेलाइट की बनी हुई है रसोई गैस के, क्योंकि ये उष्मारोधी प्रकृति का है, तो इस वजह से रसोई गैस के रसोई के अंदर यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के जो हैंडल वगैरह हैं वो इसके बने हुए होते हैं, क्योंकि ये गर्म नहीं होता है, उष्मारोधी प्रकृति का, इसलिए। इसके अलावा टेलीविजन है, रेडियो है, कंप्यूटर वगैरह है, इनके जो बाहर के आवरण है, केस जो हैं, वो इसके बने हुए होते हैं, तो ये इसके यूज हो जाएंगे। इसके साथ दूसरा जो पार्ट अपन यहां बात कर रहे हैं वो क्या होता है कि जब मैं फिनॉल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड आधिक्य के साथ करवाता हूं, यानी कि ये बनाने के लिए, नोवोलैक बनाने के लिए मेरे को क्या करना, फॉर्मेल्डिहाइड कम रखना है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रखता हूं फिनॉल के कंपेयर में और क्षार की उपस्थिति में उचित ताप और दाब पर इनकी क्रिया करवाता हूं, तो मेरे को एक अन्य तापदंड बहुलक प्राप्त होता है जिसे कहते हैं रिसोल, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर भी आप इसी प्रकार बना सकते हो, क्योंकि यहां ये तिर्यक बॉन्डों की जो स्थितियां हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, तो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये वो आपका बेकेलाइट। तो बनाना आसान ही है, सिर्फ आप इन तरीकों को ध्यान से समझ के और आप एक बार बना के देख लीजिए, इजीली आप बना पाओगे इनको। अब बेकेलाइट के बाद अपन नेक्स्ट महत्वपूर्ण बहुलकों के अंदर अपन पढ़ेंगे टेफ्लॉन। तो बच्चों ये टेफ्लॉन जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2 यानी टेट्राफ्लोरो एथिन, के योगज बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। तो समीकरण तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो क्या कर देंगे अपन, ये पाई बॉन्ड अपघटित कर देंगे और अपने पास बन जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, टेट्रा फ्लोरो एथिन। ये बनाने के बाद अगर अपन इसमें उपयोग की बात करें तो
तो उपयोग के तौर पर देखिए इसमें कुछ विशेष प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो ये कि ये अम्ल, क्षार और कार्बनिक विलायक के प्रति निष्क्रिय होता है, मतलब इनके साथ ये क्रिया नहीं करता है। इस वजह से रसोई में यूज किए जाने वाले खाना बनाने के जितने भी पात्र होते हैं उनमें नॉनस्टिक सतह बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो। इसके अलावा स्नेहक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप टेफ्लॉन में बता सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे कि ये बहुलक टेट्राफ्लोरोएथिन के योगज बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, और बाद में समीकरण डाल दोगे। समीकरण लिखने के बाद आप इसके उपयोग में बता दोगे कि ये अम्ल, क्षार और कार्बनिक विलायकों के प्रति निष्क्रिय होने के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के उपकरणों या पात्रों की सतह को नॉनस्टिक सतह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आप स्नेहक के रूप में भी करते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपने पास औद्योगिक महत्व के बहुलकों के अलावा अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अपने पास आता है जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत एवं जैव अनिम्नीकृत बहुलक। यहां देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, आपकी बुक के अंदर जैव अनिम्नीकृत को इन्होंने लिख रखा है अजैव निम्नीकृत बहुलक। ठीक है ना, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए मैंने आपको यहां दोनों शब्द डाल दिए। तो जैव निम्नीकृत एवं जैव अनिम्नीकृत बहुलकों के अंदर अपन 3 टाइप के बहुलक यहां पढ़ने वाले हैं। एक अपन डेफिनेशन बनाएंगे जैव बहुलक की, एक बनाएंगे जैव निम्नीकृत बहुलक की, और एक बना देंगे अपन जैव अनिम्नीकृत बहुलक की। ठीक है, तो जैव बहुलक की अगर मैं बात करूं तो अपन बता सकते हैं कि जो जीवों से प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो वे बहुलक जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जैव बहुलक कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। एग्जाम्पल में आप कोई भी ऐसे बहुलक यूज कर सकते हो, जैसे ऊन हो गई, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया। तो मतलब जो भी प्रकृति से प्राप्त होने वाले जितने भी बहुलक है आप सब यहां यूज कर सकते हो। वो सभी बहुलक जो सीधे आपको पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त हुए हैं उन सभी को अपन क्या कहेंगे, जैव बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जैव निम्नीकृत बहुलकों की। जैव निम्नीकृत बहुलक का मतलब यहां पर है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो मतलब वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। तो जैव निम्नीकृत बहुलकों के एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो जैसे PHBV या नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, इस प्रकार के कुछ अपन और पढ़ेंगे जैव निम्नीकृत बहुलक, उनके एग्जाम्पल आप यहां यूज कर सकते हो। जैव अनिम्नीकृत बहुलक की अगर मैं बात करूं तो अपनी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास पड़े हैं, जैसे पॉलीथीन है, PVC है, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक वगैरह हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अपने पास जैव अनिम्नीकृत बहुलकों के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपके 3 टाइप के बहुलकों की परिभाषाएं हो गई, उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल आप यहां डाल दोगे। फिर अपन यहां कुछ महत्वपूर्ण जैव निम्नीकृत बहुलकों के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो वहां भी देखिए वही बात आएगी कि बहुलक आया, इसका मतलब इकाई आपको पता होनी चाहिए कि कौन से बहुलक की एकलक इकाई क्या है। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं कुछ प्रमुख जैव निम्नीकृत बहुलकों के बारे में। तो इसमें जैसे अपने पास पहला आपको दे रखा है पॉलीलैक्टिक अम्ल, पॉलीलैक्टिक अम्ल। अब इसमें तो एकलक इकाई आपको दिख रही है, कौन सी हो गई? लैक्टिक अम्ल हो गई। लेकिन इसके साथ आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक लैक्टिक अम्ल अकेला जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने को यहाँ समीकरण में तो जब अपने को इसका फॉर्मूला पता होगा तभी अपन इसे कर पाएंगे। तो लैक्टिक अम्ल के फॉर्मूले के लिए आपको करना क्या है, इसमें बेंजीन टाइप की एक साइक्लोहेक्सेन टाइप की रिंग है, जिसके अंदर मैथिल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप इस वलय के अंदर भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका बहुलक बनाना बिल्कुल सिंपल होना है। आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो या ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। मतलब एक पॉली एस्टर बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, एस्टर बॉन्ड दिख रहा है ना यहाँ, तो इसे एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो एस्टर बॉन्ड जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो देखिए आप, मैं ये वाला लिख ले रहा हूं, तो यहां मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे कौन है, CH, नीचे क्या लगा हुआ है, CH3। CH3 के आगे कौन आया, दोबारा C आ गया। इस C पर कौन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस C के आगे दोबारा कौन हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे CH, इस पर लगा हुआ है CH3, और इसके आगे दोबारा कौन आया, C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड इसका एक फ्री हो गया। पूरा लिख दिया मैंने इसको ओपन करके। अब देखिए बच्चों, यहां ऑक्सीजन CH3 C डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये वाली इकाई सेम आगे रिपीट हो रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, CH CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। क्योंकि बहुलक के अंदर अपने को क्या करना है, पूरा लिखने की बजाय अपने को सिर्फ वही एकलक इकाइयां दिखानी होती हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो ये इकाई रिपीट हो रही है आगे आगे पे, तो अपने आप बहुलक जो वो कहां तक का बन जाएगा, यहां तक का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास बन जाएगा पॉलीलैक्टिक अम्ल। पॉलीलैक्टिक अम्ल इकाई हो गई। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस बहुलक का निर्माण कर सकते हो। इसके आगे आने वाले बहुलकों के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों।